नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप जानते हैं, आरओ समीक्षा अधिकारी की इस कड़ी को हम आगे लेके चल रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऐसे टॉपिक पर आधारित है जो टॉपिक परीक्षा में आपके लिए एक चुनौती खड़ी करता है। न केवल आरओ बल्कि आप यूपीएससी की परीक्षा दे, यूपी पीसीएस दे या जहां भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो टॉपिक होगा कथन कारक से संबंधित। देखिए, कथन कारक से संबंधित प्रश्नों का यूपी पीसीएस के सभी परीक्षाओं में योगदान लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन तक इससे पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए कथन कारक के क्वेश्चंस को समझना बड़ा आवश्यक है। इसी क्रम में आज हम विश्व के जलवायु प्रदेशों से एक दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेंगे, उनकी बारीकियों को समझेंगे। कथन कारक के क्वेश्चन कैसे डील किए जाते हैं परीक्षा में, कैसे उनको समझना होता है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो आइए हम अपनी शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक कथन कारक के क्वेश्चन से। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है कथन। सबसे पहले कथन यानी एसर्शन। उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, ये आपका कथन है। कारण है यानी रीजन है, दक्षिण पश्चिम हवाएं साल भर उत्तर पश्चिम यूरोप के ऊपर बहती हैं। आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा होगा। अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। पहला ऑप्शन, देखिए ऑप्शन का क्रम कोई जरूरी नहीं है इसी क्रम में दे, किसी क्रम में दे देगा। पहला ऑप्शन होता है कि ए सही है, आर गलत। दूसरा, ए गलत है, आर सही है। तीसरा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या करता है। और चौथा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो इसे हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों को डील करने के लिए जो अपना अप्रोच लगाएंगे, पहला अप्रोच तो हम यही देखेंगे कि क्या दोनों कथन अलग अलग सत्य है। अगर दोनों कथन अलग अलग सत्य हो जाते हैं तब हमारे पास 2 ही विकल्प रहता है कि व्याख्या कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा हुआ यानी दोनों कथन सत्य हो गए तो हम ये देखते हैं कि जो कारण है वो उचित कारण है कि नहीं उस कथन का। यानी अगर हम कारण को रख लेते हैं, देखते हैं तो क्या कथन की पूर्ति होती है कि नहीं। जैसे इस प्रश्न में देखिए, उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये मैं अलग से लेक्चर भी पढ़ाऊंगा, पूरा विश्व के भूगोल का लेक्चर, बड़ी बारीकियों को आपको समझाऊंगा, लेकिन इस प्रश्न को समझने की जरूरत है। पहले यहाँ पे उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह, तो ये जो बंदरगाह हैं ये साल भर खुले कैसे रहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको जिक्र करूँ, यहाँ विश्व का मैप है, ये आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ बनाता हूँ, ये देखिए, ये जो लाइन है ये भूमध्य रेखा है, ठीक, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये पूरी की पूरी आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, यहाँ वर्ष भर तापमान लगभग एक सा बना रहता है और यहाँ पर एक सा तापमान बना रहने के कारण से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। गर्मी ज़्यादा पड़ती है जिसके कारण से यहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होती है। गर्मी और बरसात के कारण यहाँ का मौसम जो होता है वो काफ़ी चिपचिपा टाइप का होता है। बरसात की अत्यधिकता के कारण यहाँ छोटे मोटे कीट पतंगे और ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से यह क्षेत्र मानवीय परिस्थितियों के लिए तो बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि गर्मी भी है, बीमारियाँ भी फैलती हैं। लेकिन यह क्षेत्र वनस्पतियों और ये छोटे छोटे जो पौधे हैं उनके लिए बड़ा ही उत्तम प्लेस है। यानी काफी सघन जलवायु इस विषुवतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके ठीक ऊपर यानी यहाँ पे 23.5 डिग्री, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं थोड़ा नीचे बना दूं, ये देखिए, ये जो 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। यही 23.5 डिग्री नीचे जो है ये मकर रेखा है, ठीक नीचे ये है मकर रेखा, ठीक, ये मकर रेखा। तो ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा, ये 23.5 डिग्री की ये उत्तर, ये दक्षिण।
अगर आपको अक्षांश और देशांतर नहीं पता है तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बारीकी समझाऊंगा। फिलहाल समझिए कि ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के जो ऊपर और नीचे देख रहे हैं जो समांतर रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को क्या कहते हैं? उन रेखाओं को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर और इसके नीचे, और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना आप जानिए। तो अक्षांश रेखाओं की तुल्यता में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो क्षेत्र है, ठीक, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर यहाँ से अब अलग क्षेत्र शुरू होता है, जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र है। इसी तरीके से जैसे यहाँ से ठीक ऊपर आप पहुंचेंगे, ये है भूमध्य सागर। बताना जरूरी है क्योंकि इन प्रश्नों में इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। इसके ठीक ऊपर ये देख रहे हैं यहाँ पे, यानी लगभग जो है 40 डिग्री तक, ठीक 23 डिग्री से ऊपर लगभग ये 40 डिग्री तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र यहाँ पे विद्यमान है। इसके साथ साथ पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु जो कि 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच है, 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री। इसी पर हमें इस प्रश्न में यही पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु भी को देखना है। तो ये 40 से 65, ये आप देख रहे हैं, ये नक्शे में ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये यूरोप है। यहाँ पे देखिए ये स्पेन है, मैं आपको संदर्भित कर रहा हूँ, ये स्पेन, इसके बगल में पुर्तगाल। कौन कौन पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है? इसके ऊपर यहाँ फ्रांस है, फ्रांस के बाद यहाँ देखिए बेल्जियम है, ये फ्रांस है, ये बेल्जियम है। यहाँ पे आपका पश्चिमी जर्मनी है, पश्चिमी जर्मनी के बाद ही ये नीदरलैंड का क्षेत्र है। ये जो है आपका संयुक्त राज्य यानी ये ब्रिटेन का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा। ये आयरलैंड है, यहाँ पे आपका नॉर्वे आता है, नॉर्वे। ये सब जो क्षेत्र मैंने बताया, ये सब पश्चिमी यूरोप जलवायु तुल्य क्षेत्र है जो कि 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के क्षेत्र में है। चूंकि हमारा कथन है कि उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा के ऊपर ये देख रहे हैं, ये उत्तरी अटलांटिक सागर है, ये पूरा का पूरा, और ये इसके नीचे दक्षिणी अटलांटिक। ये जो उत्तरी अटलांटिक सागर है जो कि भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर, इसका प्रवाह जो होता है यानी भूमध्य रेखा से जो हवाएं चलती हैं, जो जलधाराएं चलती हैं, जलधाराओं का भी एक अलग लेक्चर होगा, वो गर्म होती है। फिलहाल जानिए, जो जलधाराएं ध्रुवों की ओर चलती हैं वो गर्म होती हैं। तो ये है गर्म जलधारा। ठीक, तो गर्म जलधारा का क्या इफेक्ट होता है? गर्म जलधारा के कारण ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये क्या बना रहता है? गर्म बना रहता है। और जब ये गर्म बना रहेगा, ये पानी और ये क्षेत्र गर्म बना रहेगा, तो यहाँ पे बर्फ नहीं जमेगी, और जब बर्फ नहीं जमेगी तो इस कारण से ये आवागमन के लिए काफी उपयुक्त होगा। यही कारण है कि इस क्षेत्र के उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र के जो ये बंदरगाह है, ये वर्ष भर खुले रहते हैं। तो कारण मैंने बताया ना, देखिए जब आप पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़े रहेंगे, तभी आप कर पाएंगे। बिना अभी कथन पढ़े मैंने आपको ये कारण, ये बिना कारण पढ़े अभी मैंने कथन का कारण बताया। कथन कह रहा है, फिर से आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कि उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। ये कथन कह रहा है। अब कथन का कारण भी, बंदरगाह खुला है और वहां अगर ठंड पड़ रही है और ठंड के कारण बर्फ जम गई, तो क्या वर्ष भर ये बंदरगाह खुले रहेंगे? नहीं ना। यानी यहाँ गर्म जलधाराओं का इफेक्ट चल रहा है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है ये गर्म जलधाराएं हैं। तो इन जलधाराओं के कारण जो है यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है यहाँ बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। तो कथन समझ में आया आपको? अब देखिए कारण दिया है, आपके स्क्रीन पे शो रहा होगा कि दक्षिण पश्चिम हवाएं साल भर पश्चिम यूरोप के ऊपर बहती है। ये आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो कारण देखिए, अब यहाँ पे दक्षिण पश्चिम हवाएं साल भर उत्तर पश्चिम यूरोप, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं
कि यहाँ पर पछुआ पवनों का इफेक्ट होता है। दोनों गोलार्धों में लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री से 65 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में, ये 23, 23.5 यानी लगभग भूमध्य रेखा के आसपास से यहाँ से लेकर 65 डिग्री तक, यानी ये पूरा नॉर्वे आपका कवर हुआ, ऐसे ही नीचे भी है। तो 30 डिग्री से लेकर लगभग 65 डिग्री के बीच में ये पछुआ हवाएं चलती हैं, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। क्लियर? ये पछुआ जो हवाएं चलती हैं ये बड़ी मृदु होती हैं और बड़ा स्वास्थ्यवर्धक माहौल तैयार करती हैं। स्वास्थ्यवर्धक माहौल तैयार करने के कारण ये जो क्षेत्र है, ठीक, यहाँ शीत ऋतु में आर्द्रता बनी रहती है और ये पछुआ पवनें जो है अपने साथ जल लेके आती हैं और वर्षा करती हैं। यानी इन पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में जो भी क्षेत्र है वहां पर शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होगी। ध्यान रखिए, ये भूमध्य सागरी भी इन पछुआ पवनों के प्रभाव में है। ये भूमध्य सागर का पूरा क्षेत्र ये जो है, और इसी तरीके से ये यूरोपीय जो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है ये भी पछुआ पवनों के क्षेत्र में है। यानी जो कह रहा है, और ये चलती कहाँ है, यहाँ से देखिए, ये दिशा पूर्व है, ये पश्चिम, ये यहाँ से अगर देखें तो ये दक्षिण, ये उत्तर। तो दक्षिण से शुरू हुई, ठीक, यहाँ देखिए दक्षिण से शुरू हुई और पश्चिम की, देख रहे हैं, यानी दक्षिण पश्चिम जहां से शुरुआत होती है पवनों का वही नाम होता है। तो दक्षिण पश्चिम से शुरू हो रही है और उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है। दक्षिण पश्चिम से पश्चिम और दक्षिण, तो ये पवनें दक्षिण पश्चिम से, तो दक्षिण पश्चिम हवाएं, इसी को पछुआ पवनें भी हम यहाँ कह रहे हैं यूरोप के संदर्भ में। तो साल भर उत्तर पूर्वी यूरोप के ऊपर, ये उत्तर पश्चिम यूरोप के ऊपर बढ़ती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, साल भर ये बहती है और ठंड में, जाड़ों में ये ज्यादा बरसात का कारण बनती है। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। कॉन्सेप्ट की बारीकियों में ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक एक चीज आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि यूरोप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जो बंदरगाह हैं वो साल भर खुले रहते हैं, अर्थात निश्चित रूप से उस क्षेत्र में बर्फ नहीं जमती होगी, यानी गर्मी का प्रभाव होता होगा। अब जो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश है वहाँ पर तापमान, वहाँ के तापमान पर सागर जलधाराओं तथा प्रचलित वायु का पर्याप्त प्रभाव होता है। यही प्रचलित वायु जो है पछुआ पवनों के नाम से इनका पर्याप्त प्रभाव होता है। यूरोप का विस्तार जो है वो पछुआ पवनों की पेटियों में है। तो पछुआ पवनों की पेटियां मैंने बताई, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली 30 से 35 डिग्री से लेकर 60 से 65 डिग्री तक अक्षांशों के मध्य की जो हवाएं होती है दोनों गोलार्धों में, वो पछुआ पवनें कहलाती हैं। पछुआ पवनें प्रचंड चालीसा वगैरह के बारे में, गरजती चालीसा जो 40 डिग्री पर होता है दक्षिण में, उन सब के बारे में अलग एक लेक्चर भी होगा। तो अधिकतर समय ये जो पवनें होती हैं ये दक्षिण पश्चिम में चलती हैं। अभी मैंने आपको बताया यूरोप में किसी भी पर्वत का विस्तार दक्षिण से लेकर, ये उत्तर से लेकर दक्षिण में नहीं है। कोई भी पर्वत उत्तर से दक्षिण विस्तार नहीं है, यानी इन पवनों, पछुआ पवनों के रास्ते में कोई हवाएं नहीं, यानी इन पछुआ पवनों के हवाओं रास्ते में कोई भी पर्वत नहीं पड़ता जिससे ये टकराती नहीं है, जिसके कारण से वहाँ पे जो तापमान है वो क्या बना रहता है, मृदु बना रहता है। मृदु का मतलब है कि ठंड तो पड़ रही है लेकिन बड़ी अच्छी ठंड है, शीतलता प्रदान करने वाली है, स्वास्थ्य को अच्छा करने वाली है, मन को खुश करने वाली, इस तरह की वहाँ ठंड पड़ती है। ये हवाएं गर्मी में भी, अपनी तरफ भी देखिए पछुआ पवनों का प्रभाव पड़ता है, अपनी तरफ भी गर्मी में जब पछुआ पवनें चलती हैं तो कितनी अच्छी एकदम शीतलता का अनुभव होता है, एकदम बिल्कुल मीठी मीठी शीतलता का अनुभव होता है। तो बस वही यहाँ पे इफेक्ट है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर अटलांटिक प्रवाह का जो गर्म जल है वो पश्चिम यूरोप तटों के आसपास के सागरों के पानी को जमने नहीं देता, और यही कारण है कि यहाँ वर्ष भर बंदरगाह खुले रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और मैंने ये भी बताया कि इन पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है, विशेषकर सबसे ज़्यादा वर्षा जाड़ों में होती है। तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि
जो ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर किन पवनों का ज़्यादा प्रभाव होता है? पछुआ पवनों का। और यहाँ वर्षा किन महीनों में ज़्यादा होती है? तो जाड़ों के समय ज़्यादा होती है। यही प्रभाव इस सागरीय तुल्य, ठीक भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु का भी पड़ता है। यहाँ पर भी यही प्रभाव है, यहाँ भी पछुआ पवने हैं और जाड़ों में बरसात होती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कथन कारण का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक अलग चैप्टर होगा, जो कि विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों के बारे में होगा। जलवायु और मौसम, कम समय की जो परिस्थितियां होती है वो मौसम होती है, और वही जब मौसम लंबे समय तक एक सा बना रहता है तो उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की पद्धति, इसके अलावा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के प्रभाव, ये प्रकार वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे जब हम अपने एक नए चैप्टर की तरफ जाएंगे। विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश बहुत जल्द मैं आपको डिलीवर करूंगा, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश। तो उसमें मैं आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश बताऊंगा। उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर इसके में जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, यानी 10 डिग्री के आसपास, 0 से लेकर 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री नीचे, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के नाम से जानी जाती है। क्या? ये 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के नाम से जानी जाती है। इसी तरीके से इसके बाद से इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के नाम से जानी जाती है। इसी के बीच में है, 0 से लेकर ये 23.5 के बीच का ही ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। फिगर बना के मैं अलग से भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र, दूसरा है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, उसके ऊपर का भाग, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क दोनों जलवायु क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जो दोनों जलवायु क्षेत्र होता है उसी को सवाना तुल्य जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क दोनों एक साथ। तो अगर प्रश्न पूछे सवाना तुल्य जलवायु में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जब सवाना तुल्य प्रदेशों में, तो आप कहेंगे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क दोनों, या सीधे आर्द्र यानी ह्यूमिड वाली और शुष्क यानी ड्राई एरिड दोनों। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक एक बताऊंगा कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं इन सब क्षेत्रों में। यहाँ देखिए, यहाँ जाएंगे आप, यहाँ देख रहे हैं आप, तो सवाना तुल्य, ये ब्राजील आपको मिलेगा, ये ब्राजील में, क्योंकि नीचे भी है ना, ब्राजील में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाएगी आपको, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग उष्णकटिबंधीय जलवायु के बाद शुष्क जलवायु को देखेंगे। शुष्क जलवायु में ही हम उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को देखेंगे, और इसके साथ साथ उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी को देखेंगे। इन सब की चर्चा मैं आगे करूंगा, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यानी स्टेपी ये जो क्षेत्र है, ठीक, इसमें हम स्टेपी जलवायु, फिर यहाँ पे जाएंगे हम मरुस्थलीय, ये उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे अल्जीरिया, लीबिया वगैरह, अरब सागर के, अरब के जो क्षेत्र हैं, इन सब क्षेत्रों को हम देखेंगे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्या क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे, और यही कॉन्सेप्ट आपको लेना है। कथन कारण के क्वेश्चन भूगोल से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बिना कॉन्सेप्ट के आप वो क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। फिर इसी तरीके से हम उष्ण जलवायु शीतोष्ण देखेंगे, यानी जो गर्मी भी है और शीतोष्ण भी है, तो दोनों उन जलवायुओं को हम देखेंगे। उसमें हम आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु को देखेंगे। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र भी है, उपधन उष्ण यानी थोड़ी सी गर्मी, तो आर्द्र भी है और थोड़ी गर्मी, यानी शीत और गर्मी दोनों। चीन तुल्य जलवायु है आर्द्र उपोष्ण जलवायु, चीन तुल्य जलवायु। चीन तुल्य जलवायु यानी ठंड गर्मी पड़ेगी, ह्यूमिडिटी यानी वर्षा भी होगी। चीन तुल्य जलवायु आर्द्र, अब प्रश्न दे देगा कथन की आर्द्र उपोष्ण जलवायु में जलवायु प्रदेशों में वर्ष भर वर्षा होती है, कारण कुछ बना देगा, तो ये सही है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है जिसको चीन तुल्य जलवायु कहते हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। इसी के कारण को मैं आगे जिक्र करूंगा कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। इसके बाद से आपको भूमध्य सागरीय जलवायु 30 से 40 डिग्री के मध्य का, ये जैसा कि मैंने बताया भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसमें ये इटली आएगा, ये इटली है,
ये ग्रीस है। ये आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, उसमें परेशान ना होइए, ठीक। मैं आपको यहाँ संदर्भित कर देता हूँ। मैप आप अपने पास रख लीजिए। एक मैप आपके, अगर आप सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी हैं तो एक मैप तो आपको वर्ल्ड का और इंडिया का दोनों आपके पास होना चाहिए। मैप को लीजिए, मैं जहाँ फाइंड आउट कर रहा हूँ वहाँ देख लीजिए। ये इटली है, ये ग्रीस है, ये तुर्की का भाग है, ये सब भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश हैं। ये भूमध्य सागरीय जलवायु केवल यही नहीं है, ऐसी मिलती जुलती जहां भी जलवायु है, ये इधर कैलिफोर्निया में दिखाई देगी, इधर पूर्वी चिली में दिखाई देगी, फिर इधर दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम जो ऑस्ट्रेलिया है इधर आपको दिखाई देगा, फिर दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा। इस तरीके से ये भूमध्य सागरीय जलवायु का ये सारा क्षेत्र है। प्रश्न अलग अलग पूछ देगा, 4 क्षेत्र दे देगा, लिखेगा कि निम्नलिखित में कहाँ जो है जाड़ों में ज्यादा बरसात होती है। एक ऑप्शन नॉर्वे भी रहेगा। तो मैंने पढ़ाया ना आपको कि पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु में नॉर्वे भी है और यहाँ पर पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण से बरसात जाड़ों में ज्यादा होती है। तो सही उत्तर नॉर्वे हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो कर पाएंगे, क्योंकि रट के तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और इसी कॉन्सेप्ट का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आप समझ गए। तो पहले प्रश्न में मुझे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपका अपना कर्तव्य है कथन कारण के क्वेश्चंस पर खूब मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, जितना मेहनत करेंगे, क्योंकि 30, 35, 40 क्वेश्चन कथन कारण का पूछ रहा है। और कथन कारण के क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो बहुत आसानी से सही होते हैं। आइए आगे और प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कथन है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। तो कथन भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। अभी कथन मैंने सिद्ध कर दिया ना, मैंने बताया ना जाड़ों में वर्षा होती है। कारण तो मैंने बता ही दिया, पछुआ पवनों का प्रभाव। आपके स्क्रीन पर कारण लिखा है, जाड़ों में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं। हो गया। अभी मैंने इसी कॉन्सेप्ट में इसे समझा दिया, जाड़ों में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं। दरअसल सब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन है। सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है गर्मी के दिनों में। जब सूर्य गर्मी के दिनों में ऊपर जाता है तो यहाँ पर ये भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर उपोष्ण के साथ साथ उच्च वायुदाब का क्षेत्र हो जाता है। देखिए, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब का मतलब क्या है कि हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठना, निम्न वायुदाब। उच्च वायुदाब मतलब हवाएं थोड़ी क्या है, ठंडी है। तो इस तरीके से यहाँ पर, लेकिन ठंड के समय, गर्मी के दिनों में तो सूर्य ऊपर जा रहा है, ठीक, उच्च वायुदाब। लेकिन ठंड के समय में जब सूर्य नीचे, पृथ्वी घूमती है, लेकिन सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं, तो सूर्य धीरे धीरे नीचे जाता है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तो आसपास वहां पे निर्वात की स्थिति बनेगी, आसपास से हवाएं चलेंगी उसको भरने के लिए। ये हवाएं अपने साथ पानी लेकर आएंगी और यहाँ बरसात करेंगी। तो ठंड के मौसम में जब सूर्य नीचे जाता है यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, ठंड का मौसम समझ रहे हैं, जब हमारे यहाँ यानी उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है, ठीक है, तो सूर्य कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में। ये कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप रूबरू हैं इस कॉन्सेप्ट से तो ठीक है, नहीं तो मेरा अगला लेक्चर जरूर देखिएगा। विश्व भूगोल से संबंधित ये सारे लेक्चर, अक्षांश देशांतर, किस तरीके से क्या क्या होता है, किस तरीके से जलवायु प्रदेश है, सब चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए कि इसका प्रभाव कारण मैंने बता ही दिया। सूर्य जब नीचे की तरफ यानी दक्षिणायन होता है तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है तो आसपास से तेजी से हवाएं इसे भरने के लिए चलती है। ये हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं और बारिश करती है। यही कारण है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ठंड के दिनों में बारिश होती है और इन हवाओं को पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट भी आपका सही है, यानी कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की उपयुक्त व्याख्या कर रहा है। निश्चित रूप से आप समझ पाए। क्लियर? कथन कारण समझ गए? अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। और कॉन्सेप्ट हवा में नहीं है, जरा सा कंसंट्रेशन भंग हुआ, कॉन्सेप्ट धराशायी हो गया। और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए मेरा आपको ये सुझाव है कि विश्व का एक मैप अपने पास रख लीजिए और इसको देखिए कौन कौन से क्षेत्र कहाँ है, उसमें ध्यान से देखते रहिए, चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। बाकी मैं जब लेक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं और बारीकियों को समझाता रहूँगा।
एक प्रश्न को मैं आपके सामने, अच्छा मैं यहाँ आपको बता दूं, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उससे संबंधित कई प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता नहीं है। तो यहाँ मैं बता दूं, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका में है, तो कैलिफोर्निया जो है पश्चिमी अमेरिका में, ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता रखता है, इसको दिमाग में रखिएगा। इसके बाद से मध्य चिली, ठीक, जब आप यहाँ आएंगे ये देखेंगे चिली, ठीक, मध्य चिली, ये भी भूमध्य सागरीय प्रदेश की विशेषता रखता है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, ये दक्षिण अफ्रीका है, इसका जो दक्षिणी भाग है ये भी भूमध्य सागरीय, यानी जिस प्रकार की जलवायु भूमध्य सागर में होती है उसी प्रकार की यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम भाग, ये देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी, ये दोनों जो भाग है ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता रखता है। न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, ये न्यूजीलैंड है, इसका उत्तरी द्वीप भी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता रखता है। बाकी भूमध्य सागरीय में ये इटली है ही, इटली सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से यहाँ विशेषता क्या है भूमध्य सागरीय की, गर्मी में उष्ण व शुष्क, यानी गर्मी कैसे रहेगी, गर्म रहेगी और शुष्क रहेगी, एरिड रहेगी यानी ड्राई रहेगी, बरसात बहुत कम होगी गर्मी में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता उष्ण और शुष्क। फिर सर्दी मृदु व वर्षायुक्त, यानी आर्द्रतापूर्ण सर्दी यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक, बड़ी मृदु कोमल सर्दी पाई जाएगी और आर्द्रतापूर्ण सर्दी पाई जाएगी। औसत अगर मासिक तापमान यहाँ बात करें तो गर्मियों में औसत जो महीने का तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जाड़ों में जो मासिक तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला आता है। औसत वार्षिक वर्षा 35 से लेकर 90 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा होती है। इसके बाद से यहाँ पे हम बात करें तो रसीले फलों का उत्पादन ज़्यादा होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, जैतून हो गया, अंजीर हो गया, अंगूर हो गया, ये सब जो है इसका उत्पादन इन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। और स्वास्थ्यवर्धक और आनंददायक शीत होती है। ये सब भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता। प्रश्न कैसे आपको दे सकता है, दे देगा कि निम्नलिखित में एक क्षेत्र जहां उष्ण व शुष्क गर्मियां तथा आर्द्रता युक्त मृदु सर्दी पाई जाती है। अब 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें अलग अलग दे देगा, एक दे देगा चीन दे देगा, एक दे देगा सऊदी अरब, एक कोई और दे देगा, एक देगा इटली। तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि गर्मी है, शुष्क है, गर्मी शुष्क है, उष्णता ज्यादा है, लेकिन सर्दी जो है आर्द्रता युक्त मृदु सर्दी पड़ रही है, इसलिए ये क्षेत्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इन चारों ऑप्शन में इटली है, तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा, इटली। ऐसे प्रश्न को आपको करना है परीक्षा में, कॉन्सेप्ट जब विकसित करेंगे तभी कर पाएंगे। चलिए, तो ये सारी चीजें, एक और टाइप का प्रश्न पूछ देता है, मैं आपको उस प्रश्न पर भी जिक्र किए देता हूं। तीसरे प्रश्न को हम लोग देख लें, आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है कि जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा सही क्रम है। ठीक, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर पहला दिया है भूमध्य रेखीय जलवायु, सही क्रम बताना है, जायरे से लेकर नीदरलैंड भूमध्य सागरीय जलवायु। दूसरा दिया है, नहीं, पहला दिया है भूमध्य रेखीय जलवायु, दूसरा दिया है भूमध्य सागरीय जलवायु, तीसरा दिया है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु और चौथा दिया है पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। बताना है कि जब आप जायरे से नीदरलैंड जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर तगड़ा होगा तभी तो कर पाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया ही आपको। जायरे है कहाँ, जायरे आपको तुरंत आपको याद आएगा, अरे कांगो बेसिन का जो क्षेत्र है, यानी मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका का जो क्षेत्र है, तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देख रहे हैं ना, तो ये जो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है इसी को जायरे कहा जाता है। और मध्य में यानी बिल्कुल कहाँ पड़ रहा है, भूमध्य रेखा पर, बिल्कुल भूमध्य। तो यहाँ पे किस प्रकार की कांगो में जलवायु पाई जाएगी, यानी जायरे में भूमध्य रेखीय जलवायु। देख रहे हैं ना 0 डिग्री पर। तो सबसे पहला उत्तर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखीय जलवायु। देख रहे हैं, ऑप्शन को साथ साथ परीक्षा में लेके चलिएगा। अब आपके 4 ऑप्शन कूट भी दिया गया है। पहला कूट देखिए, पहले कूट में सबसे पहला जो है वो 1 3 2 4 है, और फिर एक और बी में भी 1 4 2 3,
यानी ये तो सिद्ध हो गया ना कि जायरे से जब हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाएगी। यानी आपके 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन पहले नंबर पे होगा, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका कट हो गया। क्लियर है। अब हम आते हैं नीदरलैंड सबसे पहले। तो नीदरलैंड कहाँ है? नीदरलैंड मैं जब बता रहा था पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, तो मैंने यहाँ बताया है पूर्वी, ये पश्चिमी जर्मनी के ठीक पास नीदरलैंड है, यही बेल्जियम है, नीदरलैंड है, तो ये पश्चिमी। तो नीदरलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, यानी भूमध्य सागरीय वाली जलवायु पाई जाएगी। ठीक, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, ये जो भूमध्य सागर की जलवायु है, पछुआ कोनों का प्रभाव हो, यानी नीदरलैंड का ऑप्शन क्या होगा? भूमध्य सागरीय। यानी सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा 1 और सबसे लास्ट होगा वो 4। तो देखिए ए और बी में एक ही ऑप्शन है ना, 1, तो इसलिए सही उत्तर ये। परीक्षा में ऑप्शन को भी लेके चलिएगा। यानी सबसे पहले भूमध्य रेखीय जलवायु, फिर हमारे पास ऑप्शन आएगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उसके बाद से आएगा भूमध्य सागरीय जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो सॉरी माफ कीजिएगा, पश्चिमी यूरोपीय, अभी मैंने जो कहा पश्चिमी यूरोपीय, नीदरलैंड क्या पश्चिमी यूरोपीय, और पश्चिमी यूरोपीय के ठीक नीचे क्या है? भूमध्य सागरीय। यानी अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलना है, आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, ठीक, तो सबसे पहले भूमध्य रेखीय जलवायु आएगी, फिर यहाँ पे आपको ये जो मैंने बताया पश्चिम का जो क्षेत्र है मरुस्थलीय जलवायु आपको मिलेगी, भूमध्य रेखीय, फिर मरुस्थलीय, फिर भूमध्य सागरीय, तीसरे क्रम पे भूमध्य सागरीय और चौथे क्रम पे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। तो ये चारों आपको क्रम समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे, मैप आपके दिमाग में बैठा रहेगा, 20-25 बार मैप का आकलन किए रहेंगे लगातार, तब जाके ये चीजें बैठेंगी। तो क्लियर हो गया ना? फिर से मैं बता दूं, भूमध्य रेखीय, फिर यहाँ पे मरुस्थलीय टाइप की जलवायु, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु और सबसे ऊपर पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर्स की कड़ी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। यहाँ मैं बता दूँ कथन कारण के क्वेश्चंस मैं लगातार आपके लिए लेके आऊँगा। क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके कॉन्सेप्ट का जिक्र करूंगा। टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है बड़ी ही बेहतरीन है। वास्तव में मैं आपको ये अपने दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारी 12 टेस्ट सीरीज है आरओ की, अगर वो आप दे दें तो परीक्षा में कम से कम प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा, मेंस के लिए भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम पर हमारी टेस्ट सीरीज का PDF और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको प्राप्त हो रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है। निश्चित रूप से हम जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगी, पर एक बात जान लीजिए, अगले 2 साल के लिए आपको सारे PDF फ्री मिलेंगे। इसके अलावा अन्य जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स रहेंगे जो कि केवल पेड बैच में रहेगा वो फ्री मिलेगा। केवल आरओ की नहीं बल्कि यूपी PCS के भी लगभग 20 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। 12 टेस्ट सीरीज आपको आरओ की, 20 यूपी PCS की, अगले 2 साल तक का ये पूरा का पूरा रहेगा। प्री आप क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस की भी तैयारी कराई जाएगी, केवल और केवल 499 रुपये में हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और उसी चैनल पर हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे आप हमारे पेड ग्रुप को 499 रुपये के पेमेंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो मैं आपको ये जो डिस्कशन करा रहा हूँ ना, ये कुछ मैं डिस्कशन यहाँ कराऊंगा, लेकिन बाकी सारी पेड ग्रुप में ही आपको मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस तरह के डिस्कशन मैं आपके लिए उपलब्ध नहीं रखूँगा। पेड ग्रुप में ही सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन, क्वेश्चन लेकर कॉन्सेप्ट का डिस्कशन, ये सारा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम, नया आयाम देते रहिए। नमस्कार दोस्तों।